अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अवैस अनवर है और हमने आज स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 1 सेकेंड ईयर बायोलॉजी का, जिसका नाम होम्योस्टेसिस है। और ये पहली वीडियो है जिसके अंदर हमने बात करनी है अबाउट इंट्रोडक्शन। थोड़ा सा होम्योस्टेसिस की बात करेंगे, होम्योस्टेसिस के आस्पेक्ट्स की बात करेंगे और प्लांट्स के अंदर जो वाटर रिलेशंस होते हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो आप समझें एक वर्ड जो बार बार इस्तेमाल होगा वो है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट की डेफिनेशन यहाँ पर एक लाइन के अंदर लिखी हुई है कि एनवायरनमेंट बेसिकली वो तमाम कंडीशंस होती हैं जिसके अंदर कोई भी ऑर्गेनिज्म रहता है। फॉर एग्जांपल, अगर अमीबा है जो कि पॉन्ड के अंदर रहता है ठहरे हुए पानी के अंदर, तो अमीबा का एनवायरनमेंट जो है ये पॉन्ड वाटर है। सिमिलरली कोई मछली अगर समंदर के अंदर रहती है तो वो उसका एनवायरनमेंट है। हम टेरेस्ट्रियल हैं, हम ज़मीन पर रहते हैं, तो हम जिस भी कंडीशंस के अंदर रहते हैं, जो टेम्परेचर होता है, जो पीएच होती है, जितना वाटर, कोई अगर प्लांट है पानी के अंदर रहता है तो कितना पानी है उसके अंदर, कितनी ज़मीन के अंदर कितना सॉल्ट है, ये तमाम कंडीशन जिसके अंदर कोई भी ऑर्गेनिज्म, एनिमल हो या प्लांट रहता है, उसे हम कहते हैं एनवायरनमेंट। अच्छा, अब आ जाएं होम्योस्टेसिस के ऊपर। होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन ये होती है कि होम्योस्टेसिस जो है ये बेसिकली मेंटेनेंस होता है, मेंटेनेंस ऑफ स्टेडी स्टेट होती है एनवायरनमेंट की। इसका क्या मतलब है? देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज कर लें आप पढ़ाई कर रहे हैं रूम के अंदर बैठ के, कल आपका पेपर है और अचानक से लाइट चली जाती है। जब लाइट चली जाएगी तो पंखा बंद हो जाएगा, जब पंखा बंद हो जाएगा तो जो रूम का टेम्परेचर है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब देखें, जब तक लाइट थी तब तक आप कंफर्टेबल थे, वो कंडीशंस, वो सिचुएशंस जो हैं ये आपके लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल थी और आप बहुत आराम से पढ़ाई कर रहे थे। लेकिन जैसे ही लाइट चली गई, अब आप कंफर्टेबल से अनकंफर्टेबल सिचुएशन के अंदर आ गए। तो आप जो है वो इस अनकंफर्टेबल सिचुएशन में नहीं रहना पसंद करेंगे, बल्कि आप कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि आप वापस से दोबारा उस कंफर्टेबल सिचुएशन में जाएं। अब आपके पास जनरेटर नहीं है, यूपीएस नहीं है, लेकिन स्टिल आप किसी बुक से या किसी गत्ते से या किसी और चीज़ से हवा झलने की कोशिश करेंगे ताकि आपको थोड़ा सा कूल डाउन हो जाए और दोबारा उसी कंफर्टेबल सिचुएशन के अंदर जाएं जिसमें आप पहले थे। बिल्कुल इसी तरीके से हमारी जो बॉडी होती है उसके अंदर का जो इन्वायरमेंट होता है, उसके अंदर की जो कंडीशंस होती हैं, फॉर एग्जांपल बॉडी के अंदर का टेम्परेचर, बॉडी के अंदर की पीएच, बॉडी के अंदर का अमाउंट ऑफ वाटर, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, हर चीज़ का जितना भी अमाउंट है, तो वो जब तक नॉर्मल लिमिट्स के अंदर रहता है तो बॉडी बहुत कंफर्टेबल रहती है। अंदर का एनवायरनमेंट जब तक सेम रहता है, बॉडी कंफर्टेबल रहती है, सारे के सारे एंजाइम, सारे के सारे मॉलिक्यूल्स बेस्ट वर्क कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही कोई चेंज आने की कोशिश करता है तो बॉडी अनकंफर्टेबल हो जाती है और उस चेंज को रेजिस्ट करती है, यानी उसके खिलाफ वर्क करना शुरू कर देती है। क्यों? ताकि दोबारा से उसी सिचुएशन में आ जाए, दोबारा से उसी कंडीशन में आ जाए जिसमें वो कंफर्टेबल थी। तो ये जो स्टेडी स्टेट, स्टेबल स्टेट, सेम स्टेट मेंटेन करने की कोशिश हो रही है, ये बेसिकली कहलाता है होम्योस्टेसिस। तो होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन यही है, मेंटेनेंस ऑफ अ स्टेडी स्टेट, सेम स्टेट, स्टेबल स्टेट को मेंटेन किया जाए जिसमें बॉडी जो है वो कंफर्टेबल है और ऑप्टिमम कंडीशंस हैं जिस पर वो बेस्ट वर्क कर रही है। अब हमारे पास मुख्तलिफ काम होते हैं होम्योस्टेसिस को अचीव करने के, यानी स्टेडी स्टेट को अचीव करने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। तो हमारे पास 3 यहाँ पर आस्पेक्ट हैं, 3 पॉइंट्स हैं जो कि इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी होते हैं। एक है बॉडी के अंदर वाटर और सॉल्ट्स या सॉल्यूट का अमाउंट बैलेंस करना, कितना वाटर होगा बॉडी में, कितना सॉल्यूट होगा बॉडी में। तो जब भी इसके लिए कोई ना कोई काम किया जाएगा वो तमाम मैकेनिज्म्स कहलाएंगे ऑस्मो रेगुलेशन। जब भी बॉडी ट्राई कर रही है अपने अंदर वाटर और सॉल्यूट के अमाउंट को बैलेंस करने की, तो हम उन तमाम मैकेनिज्म्स को नाम देंगे ऑस्मो रेगुलेशन का। तो फॉर एग्जांपल, आपकी बॉडी के अंदर पानी कम हो रहा है तो बॉडी ने क्या किया, प्यास जगा दी, ठीक है, प्यास का एहसास दिलाया। तो ये क्या है? ये ऑस्मो रेगुलेशन है, क्योंकि बॉडी चाह रही है वाटर का जो अमाउंट है वो नॉर्मल रहे, वो कम या ज़्यादा ना हो। सिमिलरली, जब भी हमने पहले भी देखा है कि जब भी कोई भी काम होता है बॉडी के अंदर, कोई भी मेटाबॉलिज्म होता है, तो उसके नतीजे में कुछ काम की चीज़ बनती है और कुछ बेकार चीज़ बनती है। मैं एग्जांपल देता हूँ हमेशा कि आप जब चिप्स का पैकेट लेते हैं बाजार से, तो उसके अंदर खाने वाली एक चीज़ होती है और उसके अलावा एक रैपर होता है। तो जो अंदर चिप्स होते हैं वो आप खा लेते हैं, जो रैपर है वो आपके लिए वेस्ट है, तो उससे आप जेब में लेके नहीं घूमते बल्कि आप उसे फेंक देते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से जब भी कोई काम होता है, बॉडी के अंदर कोई चीज़ बनती है या कोई चीज़ टूटती है, तो उसके नतीजे में कोई काम की चीज़ मिलती है और कोई बेकार चीज़ मिलती है। जैसे कि जब आप रेस्पायरेशन करते हैं तो उसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। अब इन चीज़ों को बॉडी से निकालना, मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट को निकालना, ख़राब चीज़ों को निकालना, ये कहलाता है एक्सक्रीशन। तो ये दूसरा एस्पेक्ट है होम्योस्टेसिस का, क्योंकि जाहिर है, सपोज कर लें आप जो कचरा है वो घर में जमा करते जाएँ तो एक वक्त आएगा कि कचरा इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आपके घर का एनवायरनमेंट ख़राब होने लगेगा, स्मेल आने लगेगी, जगह नहीं होगी,
बहुत ज़्यादा कचरा हो जाएगा। तो बिल्कुल इसीलिए बॉडी जो है वो कंफर्टेबल सिचुएशन मेंटेन करने के लिए, स्टेबल स्टेट मेंटेन करने के लिए ख़राब चीज़ों को निकाल देती है। ये भी होम्योस्टेसिस को अचीव करने के लिए हो रहा है। ये स्टेप कहलाता है एक्सक्रीशन। सिमिलरली बॉडी का हमारा एक स्पेसिफिक टेम्परेचर है। अब सवाल यह है कि टेम्परेचर को मेंटेन करना क्यों इंपॉर्टेंट है। तो आप फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ कर आए हैं कि जो एंजाइम्स होते हैं वो टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं, यानी एंजाइम्स की एक्टिविटी डिक्रीज होने लगती है जैसे ही टेम्परेचर में चेंज आता है। कोई भी एंजाइम जो है वो स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर बेस्ट वर्क करता है। तो इंसान की बॉडी के जो एंजाइम्स है वो इंसान की बॉडी का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है उस पर बेस्ट वर्क करते हैं, वो है 37 डिग्री सेल्सियस। अगर इस टेम्परेचर में चेंज आने लगे, कम हो या ज़्यादा हो, तो एंजाइम की एक्टिविटी मुतासिर होगी और जाहिर है हमारी बॉडी के ज़्यादातर फंक्शंस एंजाइम्स करवाते हैं, तो हमारे वो तमाम काम जो है वो मुतासिर होंगे। तो बॉडी जो भी काम करती है टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, टेम्परेचर को सेम रखने के लिए, उसमें चेंज ना आने देने के लिए, वो कहलाते हैं थर्मोरेगुलेशन। तो इन तीनों चीज़ों को मिलाकर जो है वो हम कहते हैं ये तमाम मैकेनिज्म, ये तमाम रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स हैं जो बेसिकली होम्योस्टेसिस को अचीव करने के लिए किए जाते हैं, या स्टेडी स्टेट को या स्टेबल स्टेट को मेंटेन करने के लिए किए जाते हैं। अब सवाल ये है कि बॉडी को पता कैसे लगता है कि कोई चेंज जो है वो आ रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके घर में कचरा जमा होने लगेगा तो आपको तो आंखों से नज़र आ रहा है। सिमिलरली अगर आपके घर में पानी जमा होने लगेगा तो आपको आंखों से नज़र आ रहा है और आप पानी को निकालने के लिए वर्क करेंगे और आप तब तक निकालते रहेंगे जब तक वो पानी चला ना जाए। तो आपको ये भी पता है कि कब काम स्टार्ट करना है, क्यों करना है, और आपको ये भी पता है कि कब रुक जाना है। बिल्कुल इसी तरीके से बॉडी के पास भी एक अदद मैकेनिज्म होता है जिसे हम कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म या फीडबैक सिस्टम या फीडबैक कंट्रोल कहलाता है ये। इसके अंदर 3 चीज़ें आती हैं बेसिकली, और ये 3 चीज़ें जो हैं ये बॉडी को बताती हैं कि कब काम स्टार्ट करना है और कब तक काम करना है, कब रुक जाना है। वो 3 चीज़ें क्या हैं? तो पहली चीज़ है हमारे पास जिसे हम कहते हैं रिसेप्टर्स। रिसेप्टर बेसिकली बॉडी के कुछ सेल्स होते हैं जो कि चेंज को, इन्वायरमेंट के अंदर कोई भी चेंज आता है, इन्वायरमेंट मैंने बताया जिस कंडीशन के अंदर हम हैं, तो जैसे ही इन्वायरमेंट में कोई चेंज आता है उसे डिटेक्ट कर लेते हैं, उसे पता लगा लेते हैं। ये तमाम सेल्स जो हैं ये कहलाते हैं रिसेप्टर्स। फॉर एग्जांपल, जिस रूम के अंदर अभी आप बैठे हैं, अगर यहाँ पर पंखा बंद हो जाए तो जो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा और आपको फ़ौरन पता लग जाएगा। कैसे? आपकी स्किन के अंदर कुछ रिसेप्टर्स मौजूद है जिन्हें हम कहते हैं थर्मो रिसेप्टर्स। ये क्या करते हैं? जैसे ही टेम्परेचर में चेंज आता है उसे डिटेक्ट करते हैं और फिर ये आगे भेजते हैं। तो ये रिसेप्टर का काम होता है चेंज को डिटेक्ट करना और फिर आगे भेजना। आगे कहाँ भेजते हैं ये भाई? वो कौन सी चीज़ है जो हमारी बॉडी के सारे प्रोसेसेस को कंट्रोल करती है? तो वो है हमारा कंट्रोल सेंटर, या जिसे हम कहते हैं नर्वस सिस्टम। तो इस नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन आता है मेनली और स्पाइनल कॉर्ड आती है। यहाँ पर हम ब्रेन की बात करेंगे क्योंकि सोचने का अमल वहाँ से होता है। तो ये मैसेज रिसेप्टर जैसे ही मैसेज रिसीव करेगा, जैसे ही चेंज को डिटेक्ट करेगा, ये मैसेज भेजेगा कंट्रोल सेंटर के पास, ब्रेन के पास। तो ये रिसेप्टर है, इसने डिटेक्ट किया कि चेंज आया है, टेम्परेचर के अंदर कोई चेंज आया, तो इसने फ़ौरन ये भेजा ब्रेन के पास। ठीक है। अच्छा, ब्रेन क्या करेगा? इस चेंज को एनालाइज करेगा, देखेगा कि क्या हो रहा है। फॉर एग्जांपल मैंने बताया था कि पंखा बंद हो गया है तो टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया। अब ब्रेन क्या करेगा? इसे पढ़ेगा, इसे एनालाइज करेगा और फिर इसके खिलाफ एक रिस्पॉन्स बनाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था बॉडी चाहती है कि वो एक स्टेबल स्टेट में रहे, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ेगा, और जब आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो एंजाइम्स प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर सकेंगे। तो टेम्परेचर को सेम रखना है। तो इसके लिए क्या होगा? ब्रेन जो है वो डिसाइड करेगा कि अब कुछ वर्क करना है हमें। तो ब्रेन जो है वो मैसेज तैयार करेगा, जवाब तैयार करेगा और भेजेगा किसी ना किसी के पास। वो जिसके पास मैसेज भेजता है उसे हम कहते हैं इफेक्टर। अब इस सिनेरियो में इफेक्टर क्या होगा? इफेक्टर वो होगा जो रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। अब इस सिनेरियो में इफेक्टर कौन होगा? तो इस सिनेरियो में इफेक्टर होगा आपकी स्किन के अंदर मौजूद स्वेट ग्लैंड्स जो पसीना प्रोड्यूस करते हैं। तो जैसे ही गर्मी बढ़ेगी वैसे ही आपने नोटिस किया होगा कि पसीना आना स्टार्ट हो जाता है। ये किस लिए होता है? ये इसलिए होता है ताकि बॉडी का टेम्परेचर कूल डाउन किया जाए। प्लांट्स के अंदर भी आपने पढ़ा होगा कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो उनके अंदर ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि ट्रांसपायरेशन में एवापोरेशन हो रही है, और आप केमिस्ट्री में पढ़कर आए होंगे कि एवापोरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस। एवापोरेशन हैज़ अ कूलिंग इफेक्ट। जब पानी जो है वो एवापोरेट होकर जाता है तो बॉडी से हीट लेकर जाता है। तो बिल्कुल इसी तरह यहाँ जो स्वेटिंग स्टार्ट होती है वो बॉडी को ठंडा करने के लिए होती है। तो ये स्वेट ग्लैंड जो हैं इस सिनेरियो में कहलाएंगे इफेक्टर। तो रिसेप्टर ने मैसेज रिसीव किया, उसने भेजा सेंट्रल नर्वस सिस्टम को यानी ब्रेन को, ब्रेन ने एनालाइज किया और उसके बाद जवाब तैयार करके भेजा एक ऐसे
ऑर्गन के पास या एक ऐसे स्ट्रक्चर के पास या एक ऐसे पार्ट के पास कि जो उस सिनेरियो के अंदर रिस्पांस जनरेट कर सकता है, ये कहलाते हैं इफेक्टर्स। तो ये पूरा एक सिस्टम होता है जो डिसाइड करता है कि कब काम स्टार्ट करना है और कब तक करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बॉडी को ये ना पता हो कि कब तक करना है तो मुसलसल क्या होता रहेगा, मुसलसल स्वेट प्रोड्यूस होता रहेगा। लाइट आ भी गई, पंखा चल भी गया, टेम्परेचर दोबारा बाहर का नॉर्मल हो गया, लेकिन अगर बॉडी को ये ना पता हो कि कब रुक जाना है तो मुसलसल स्वेट प्रोड्यूस होता रहेगा। अब इससे नुकसान क्या होगा, इससे नुकसान ये होगा कि स्वेट के अंदर वाटर होता है और सॉल्ट्स होते हैं, तो मेरी बॉडी से मुसलसल वाटर और सॉल्ट ज़ाया होते रहेंगे और मैं डिहाइड्रेशन में चला जाऊंगा। तो बॉडी को ये भी पता होना चाहिए कि कब रुक जाना है। तो ये बेसिकली हमारे पास एक फीडबैक सिस्टम होता है जो बताता है बॉडी को कि कब तक काम करना है। अब हमारे पास जो फीडबैक, इसे चेक एंड बैलेंस सिस्टम भी कहते हैं। फीडबैक सिस्टम जो है हमारे पास, या फीडबैक मैकेनिज्म, ये दो तरह का होता है। एक हमारे पास होता है जिसे हम कहते हैं नेगेटिव फीडबैक, एक हमारे पास होता है जिसे हम कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक। बहुत आसान सी बात है। देखिए भाई, कोई काम हो रहा था इस डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। सपोज कर लें कोई चीज़ बढ़ रही थी, तो बॉडी ने ऐसा मैकेनिज्म स्टार्ट किया कि वो चीज़ क्या हो जाए, वो चीज़ कम हो जाए। तो ये एक दूसरे के ऑपोजिट काम हो रहा है, दिस इज नोन एज नेगेटिव फीडबैक। एक चीज़ इंक्रीज हो रही थी, बॉडी ने कुछ ऐसा किया कि वो चीज़ इंक्रीज ना बल्कि डिक्रीज हो जाए, यानी ऑपोजिट इफेक्ट आने लगे। सो दिस इज नोन एज नेगेटिव फीडबैक। इसके बरक्स अगर एक चीज़ बढ़ रही थी और बॉडी ने कुछ ऐसा किया कि वो चीज़ और इंक्रीज हो जाए, यानी जो इफेक्ट आ रहा है वो सेम डायरेक्शन के अंदर आए, तो ये कहलाता है पॉजिटिव फीडबैक, यानी रीइंफोर्स कर दिया गया। एक काम हो रहा था, उसे और रीइंफोर्स कर दिया गया, दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव फीडबैक। अब एग्जाम्पल क्या है, पहले हम बात करते हैं नेगेटिव फीडबैक की। तो नेगेटिव फीडबैक की बुक के अंदर जो एग्जाम्पल है, बहुत आसान सी, बहुत अच्छी सी एग्जाम्पल लिखी हुई है। जब आप खाना खाते हैं तो वो खाना डाइजेस्ट होता है, खाना डाइजेस्ट होने के बाद उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। जब वो टूट जाता है तो फॉर एग्जांपल आपने प्लांट्स खाए थे तो उसके अंदर स्टार्च था, स्टार्च को तोड़ दिया ग्लूकोज में। आपने अगर एनिमल का मीट खाया था तो उसमें ग्लाइकोजन था, उसको तोड़ दिया गया ग्लूकोज के अंदर। अब बहुत ज़्यादा ग्लूकोज जो है ना वो आपकी इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होकर आ रहा है, कहाँ पे, ब्लड में। तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल क्या हो रहा है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है। अब इतना ज़्यादा ग्लूकोज अगर ब्लड में रहेगा तो ये नुकसान पहुंचाता है बॉडी को। तो बॉडी क्या करती है, फ़ौरन से, हमारे पास एक ग्लैंड होता है एब्डोमेन के अंदर जो इस तरह का लीफ लाइक ग्लैंड होता है, जिसे कहते हैं आप पेनक्रियास। तो पेनक्रियास के सेल्स जो है ना वो फ़ौरन से ग्लूकोज का लेवल चेक करते हैं कि बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो पेनक्रियास से आना शुरू होता है एक अदद हार्मोन जिसका नाम है इंसुलिन। और ये इंसुलिन क्या करता है, ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज है उसे ले जाकर सेल में जमा करवा देता है। जब ग्लूकोज सेल में चला जाएगा तो ब्लड का ग्लूकोज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो कैसा इफेक्ट आ रहा है, ऑपोजिट इफेक्ट आ रहा है। ग्लूकोज बढ़ रहा था, बॉडी ने कुछ ऐसा किया कि ग्लूकोज कम हो जाए ब्लड में। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक की एग्जाम्पल जो बुक के अंदर लिखी हुई है बहुत कन्फ्यूजिंग सी है। ये कहते हैं कि जब हीट स्ट्रोक होता है तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, तो बॉडी क्या करती है, टेम्परेचर और बढ़ा देती है, जबकि बॉडी आई थिंक जब भी टेम्परेचर बढ़ता है तो उसे डिक्रीज करती है। तो मैं आपको आसान सी एग्जांपल देता हूँ नेगेटिव पॉजिटिव फीडबैक की। देखें, ये हमारे पास फीमेल का एक ऑर्गन है जिसे हम कहते हैं यूट्रस, ठीक है, जिसके अंदर बेबी की डेवलपमेंट होती है। तो ये हमारे पास प्लेसेंटा है, ठीक है, ये इस बुक के चैप्टर नंबर 4 में भी पढ़ेंगे आप। ये बेबी है और ये इसके अराउंड एक मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। ये यूट्रस है जिसके अंदर बेबी की डेवलपमेंट होती है 9 मंथ तक, ठीक है। 9 महीने बच्चा जो है वो डेवलप होता है यूट्रस के अंदर, और उसके बाद उसकी पैदाइश का वक्त आता है। जब पैदाइश का वक्त आने लगता है, यानी जब डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाती है, तो ये जो मसल्स हैं ये जो यूट्रस है इसके अंदर मसल्स होते हैं, ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करते हैं। तो आपने मूवीज़ में, ड्रामा में देखा होगा कि फीमेल कहती है कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गई है। यहाँ हम कहते हैं फीमेल जो है वो लेबर में है। लेबर का वर्ड जो यूज़ किया जाता है वो इसी के लिए किया जाता है। तो फीमेल लेबर में, इसका मतलब उसके यूट्रस ने कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया है। अब ये जो कॉन्ट्रैक्शन है ना, ये एक हार्मोन करवाता है जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन। ये आता है, हमारे पास एक ग्लैंड होता है जिसे कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, ये चैप्टर नंबर 3 में आप पढ़ेंगे। तो ऑक्सीटोसिन जो है वो इस यूट्रस के मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है। तो शुरू में कम ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन वीक होती है। उसके बाद बॉडी और मैसेज देती है, ऑक्सीटोसिन और रिलीज होता है, यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रांग होती जाती है। फिर और ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन और स्ट्रांग होती जाती है, अनलेस के कॉन्ट्रैक्शन इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए कि ये जो बेबी है ये पुश हो जाए और बॉडी से बाहर आ जाए। तो हो क्या रहा है, ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ और बॉडी ने कुछ ऐसा किया कि फर्दर ऑक्सीटोसिन रिलीज हो। ये यहाँ पर अगर देखें तो कॉन्ट्रैक्शंस हो रही थी,
बॉडी ने कुछ ऐसा किया कि कॉन्ट्रैक्शंस इंक्रीज हो जाए नंबर में भी और स्ट्रेंथ में भी, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव फीडबैक। एक इफेक्ट हो रहा था, बॉडी ने कुछ ऐसा किया कि उसी की डायरेक्शन में इफेक्ट होने लगे, सेम इफेक्ट होने लगे या वो इफेक्ट बढ़ जाए, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव फीडबैक। एक और बहुत कॉमन एग्जांपल जो इस्तेमाल की जाती है वो ये है कि ये हमारी ब्लड वेसल है। आपको पता है ब्लड वेसल के अंदर ब्लड फ्लो होता है। अगर ये ब्लड वेसल कहीं से रप्चर हो जाए तो ब्लड लीक करने लगता है। तो ब्लड के अंदर हमारे पास कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं प्लेटलेट्स। तो ये प्लेटलेट्स हैं, ये प्लेटलेट्स हैं, ठीक है, ये ब्लड में घूम रहे थे अभी। जैसे ये देखते हैं ना कि यहाँ से ब्लड लीक होने लगा है तो ये आकर बैठने लगता है। अब जब एक प्लेटलेट आकर बैठता है ना तो ये कुछ ऐसे केमिकल रिलीज करता है जो दूसरे प्लेटलेट को बुलाते हैं। फिर ये दूसरा प्लेटलेट आके बैठता है, तीसरा प्लेटलेट, ये कुछ ऐसे केमिकल रिलीज करते हैं जो फर्दर प्लेटलेट्स को बुलाते हैं। तो क्या हो रहा है, प्लेटलेट एग्रीगेशन हो रही थी, इस डायरेक्शन में काम हो रहा था, कुछ ऐसा हुआ कि ये प्लेटलेट एग्रीगेशन क्या हो गई और इंक्रीज हो गई, फिर कुछ ऐसा हुआ कि प्लेटलेट एग्रीगेशन क्या हुई और इंक्रीज हो गई। तो जब सेम डायरेक्शन के अंदर काम चल रहा है, दिस इज नोन एज पॉजिटिव फीडबैक। तो ये दोनों एग्जांपल्स हैं पॉजिटिव फीडबैक की। नेगेटिव फीडबैक तब होता है जब ऑपोजिट वर्क हो रहा हो, पॉजिटिव फीडबैक तब होता है जब सेम डायरेक्शन के अंदर काम हो रहा हो।